सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इतिहास में फ्रांस के एक महान नायक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। नेपोलियन फ्रांस का इन्हें विश्व का महानतम सम्राट रहा है। विश्व के इतिहास में उसे दूसरा जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में जब क्रांति का दौर चला, उसी क्रांति के दौर में फ्रांस में नेपोलियन का उदय हुआ। देखेंगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नेपोलियन फर्श से अर्श तक पहुंचा, फ्रांस का सम्राट बना। तो अगर हम नेपोलियन की बात करते हैं तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप के अजाशु नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और माता लेटिशिया रेमोलिना थी। उनके पिता सामान्यतः राजतंत्र के अधीन आने वाले एक रियासत के प्रतिनिधित्व करते थे और उन्होंने नेपोलियन को बचपन में ही सैनिक स्कूल में डाला। सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने के बाद जब शिक्षा की सैनिक शिक्षा प्राप्त की तो सैनिक शिक्षा प्राप्त होने पर उसने सामान्यतः सेना में नौकरी मिल गई और एक सामान्य पद से वह जनरल तक पहुंचा और फिर फ्रांस का सम्राट बना। यह जो कहानी है नेपोलियन की, निस्संदेह बहुत रोचक है। और इस कहानी में अगर हम बात करें नेपोलियन की, तो नेपोलियन शीघ्र ही वह लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंच गया और उसने 1793 में 93 में फ्रांस के तुलू बंदरगाह से अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश सेना को भगा दिया और संयोग से वहीं पर नेशनल जो महासभा हो रही थी, महासभा भी वहीं हो रही थी, तो उसके चर्चे उस महासभा में हुए और वहाँ पर महासभा की सुरक्षा के लिए विद्रोह जैसी स्थिति हुई और उस विद्रोह जैसी स्थिति में नेपोलियन ने बड़ी सूझबूझ से, कुशलता से, अपनी योग्यता से कहें तो उस महासभा की सुरक्षा की। तो निस्संदेह है कि महासभा उसे कुछ इनाम स्वरूप उसमें कुछ वर्दी जरूर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसने 1794 में सेना का प्रधान जो कहते हैं तोपची नियुक्त कर दिया और प्रधान तोपची नियुक्त करने के बाद उसने 1795 में राजतंत्र के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया, तो उससे भी उसने फिर नेशनल जो कन्वेंशन थी, नेशनल महासभा थी, उसकी सुरक्षा की और इससे उन महासभा के सदस्यों को नेपोलियन के प्रति और अधिक विश्वास गहरा हो गया और उसे एक के बाद एक फ्रांस का सेना का आंतरिक जनरल नियुक्त कर दिया गया और उसे जब जनरल नियुक्त हो गया तो उसका यूँ कहें तो एक फ्रांस की महिला से उसका विवाह हुआ जिसे जोसेफाइन बोहरानेश के नाम से जाना जाता है। वह भी प्रभावशाली महिला थी और उसके बाद फ्रांस की
युद्ध मंत्री कार्नो ने नेपोलियन को इटली विजय का अभियान सौंप दिया और इसके बाद नेपोलियन अपने विजय अभियान पर निकलता है। और इटली विजय में सबसे बड़ी समस्या ऑस्ट्रिया और प्रशिया था नेपोलियन के लिए। तो सबसे पहले नेपोलियन ने पुल, लोदी और रिवोली के युद्ध में 1797 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया और ऑस्ट्रिया को मजबूरन लियोबेन की संधि करनी पड़ी, युद्ध विराम संधि, और उसके बाद में कैंपो फॉर्मिया की संधि की 1797 में। और इसके तहत इटली सर्वोच्च बन गया। अब उसे ऑस्ट्रिया का कोई भय नहीं रहा। उसके बाद अगर देखें तो जब उसने एक के बाद एक ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया तो उधर समाचार जब फ्रांस में पहुंचे कि यार फ्रांस नेपोलियन इटली विजय के लिए जो निकला है उसने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया है। और ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद उसकी जो रणनीति है, उसकी युद्ध कौशल नीति है, उसकी योग्यता है, उस पर बड़े बड़े यूँ कहें तो किंवदंतियाँ लिखी जाने लगी और ये बताया जाने लगा, इस प्रकार से नेपोलियन को पेश किया जाने लगा कि नेपोलियन आने वाला फ्रांस का भाग्य निर्माता है। तो इस प्रकार से किंवदंतियाँ से नेपोलियन की विजय से ज़्यादा नेपोलियन का प्रचार प्रसार है जनता में हो रहा था। तो उसके बाद नेपोलियन ने मिस्र को पराजित किया और मिस्र को पराजित करने के बाद नेपोलियन ने इंग्लैंड जो यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश था उसके खिलाफ उसने मोर्चा खोला। उसके लिए उसने उसकी औपनिवेशिक नीति को रोकने के लिए उसने यहाँ तक भारत में मैसूर और मराठों के साथ संबंध स्थापित करके उन्हें अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने की योजना बना ली। और तो ऐसी स्थिति में जब इंग्लैंड भी शांत नहीं बैठने वाला था, इंग्लैंड एक शक्तिशाली सेना थी, उसके पास सामुद्रिक सेना तो उसकी विशाल थी, तो उसके नील नदी का युद्ध होता है फ्रांस और नेपोलियन के बीच, नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच। और नील नदी के युद्ध में हम देखते हैं कि नेपोलियन संघर्ष करता है लेकिन पराजित होता है और नेपोलियन का सामना होता है इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन से। नेल्सन नेपोलियन को पराजित कर देता है, लेकिन इससे नेपोलियन की जल सेना की शक्ति का पता चल जाता है कि इंग्लैंड की जल सेना है, नौसैनिक शक्ति बहुत शक्तिशाली है, उसको पराजित करना आसान नहीं है। लेकिन इससे क्या था कि नेपोलियन में नहीं, फ्रांस में क्रांति का दौर चल रहा था, तो वहाँ क्रांति के दौर में डायरेक्टरी शासन चल रहा था। तो ज़्यादा जो कारण रहा नेपोलियन की पराजय का, वो नेपोलियन नहीं होकर डायरेक्टरी शासन को ज़्यादा उसे कारण माना गया, क्योंकि नेपोलियन का डायरेक्टरी शासन ने उतना सहयोग नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में उसकी अयोग्यता नहीं मानकर डायरेक्टरी शासन की अयोग्यता को मान लिया गया। तो उसके बाद एक बात देखें तो नेपोलियन को लगा कि यार डायरेक्टरी शासन उसका सहयोग नहीं कर रहा, तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए उसने निश्चय किया कि हमें पहले वापस फ्रांस चलना चाहिए और फ्रांस जाकर उसे फ्रांस की यथास्थिति को समझना है, डायरेक्टरी का सहयोग लेना है। और जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसके बारे में पहले से बहुत बड़ा नेपोलियन को बना दिया जाता है और वह पहुँचता है तो वह उस समय वह कहता है कि वह बहुत राइट टाइम पर उसने फ्रांस में एंट्री की है। उसने कहा कि मैं उस समय पर आया हूँ, अगर थोड़ा पहले आता तो जल्दबाजी हो जाती और थोड़ा बाद में आता तो देर है। मैं राइट टाइम पर आया हूँ, सही समय पर आया हूँ, नाशपाती पक चुकी है, इसलिए उसका फ्रांस आना बहुत सही समय पर है। और उसने आकर डायरेक्टरी को भंग कर दिया। और इसके बाद
उसने क्योंकि डायरेक्टरी से पहले से ही फ्रांस की जनता डायरेक्टरी के शासन से, कुशासन से कहें, भ्रष्टाचार से कहें, अत्याचारों से कहें, तंग हो चुकी थी। तो उसने डायरेक्टरी को भंग कर दिया और उसके स्थान पर उसने 3 काउंसिलों का निर्माण किया और 3 काउंसिलों की प्रमुख शक्ति है उसने अपने पास रख ली। तो इस प्रकार फ्रांस की जो स्थिति है वह स्थिति और अधिक नेपोलियन के लिए महत्वपूर्ण हो गई और अब नेपोलियन महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया फ्रांस का। इसके बाद अगर नेपोलियन को देखें तो उसने 3 काउंसिलों को नियुक्त किया और स्वयं प्रधान बन गया और उन 3 काउंसिलों के उसने काम भी बता दिए कि फ्रांस में शांति व्यवस्था बननी, नई विधि संहिता का तैयार करना और यूरोपीय देशों के साथ युद्ध की नीति ने अपनाकर शांति की नीति का पर विचार करना। इस प्रकार नेपोलियन ने एक क्रांति काल में पुनः एक संविधान बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया और ये एक फ्रांस की क्रांति काल का चौथा संविधान बना। और साथ ही नेपोलियन ने तीनों काउंसिलों का प्रतिनिधित्व के रूप में चुनाव हुए और उसमें प्रथम नेपोलियन, दूसरे तीसरे काउंसिलों के भी प्रमुख व्यक्तियों को, जिसमें कैम्बेशरी दूसरी काउंसिल का और लेब्रोन तीसरी काउंसिल का सदस्य नियुक्त हुआ। जब कि अगर हम देखें तो ये सामान्यतः ये बताया जा रहा था, दिखावा किया जा रहा था कि लोकतंत्र की बात है, जबकि वास्तविक रूप में सारे जो निर्णय ले रहा था वो नेपोलियन ही के प्रभाव में निर्णय लिए जा रहे थे। नेपोलियन का ही पूरा प्रभाव उन पर था। तो इस प्रकार से अगर देखें तो फिर आगे चलकर 1802 में नेपोलियन को तीनों काउंसिलों का प्रमुख बना दिया गया जीवन भर के लिए और 1804 में नेपोलियन को अंततः फ्रांस का सम्राट बना दिया। और जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना तो फ्रांस का सम्राट बनने के साथ ही उसने फ्रांस की युद्ध नीति को अपनाया। ये बहुत मुश्किल का दौर रहा, इसलिए उसने सबसे पहले इंग्लैंड को पराजित करने का योजना बनाई और ट्राफलगर के युद्ध में इंग्लैंड के सेना नायक नेल्सन से पुनः उसका संघर्ष हुआ और इस पुनः संघर्ष में नेपोलियन की पराजय हुई, लेकिन नेल्सन इस युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। इससे नेपोलियन को एक बात समझ में आ गई कि सामुद्रिक रूप से जो शक्तिशाली ब्रिटेन को पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने आगे फ्रांस को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया। दूसरा जो ट्राफलगर का युद्ध है वो 1805 में हुआ और उसके बाद उसने इंग्लैंड के साथ जो युद्ध की नीति है सदैव के लिए त्याग दी। उसके बाद उसने ऑस्ट्रिया के साथ पुनः युद्ध किया, ऑस्ट्रेलिस का युद्ध, और उसमें ऑस्ट्रिया को उसने पराजित किया। ऑस्ट्रिया को पुनः पराजित करने के बाद उसे ऑस्ट्रिया को और पर्सा दोनों की संयुक्त सेना थी ऑस्ट्रेलिस के युद्ध में, और दोनों की संयुक्त सेना को उसने पराजित किया और प्रेसबर्ग की संधि हुई और उस संधि के तहत ऑस्ट्रिया को बहुत अपमानित रूप से संधि करनी पड़ी और इंग्लैंड ने नेपोलियन ने उसके बाद राइन संघ बनाया। जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को लेकर एक राइन संघ बनाया। इससे पर्सा की स्थिति भी कम हो गई और उस राइन संघ ने नेपोलियन को अपना संरक्षक मान लिया या बना लिया और इस प्रकार अब नेपोलियन है यूँ कहें तो राष्ट्रों का निर्माता बनने जा रहा था और उसे यूँ कहें तो फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की जो एकीकरण का जन्मदाता माना जाता है वो यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि उसने जर्मनी और इटली के कुछ छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया और उसी संघों से आगे चलकर उनका एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो अब जब राइन संघ बना, राइन संघ बनने के साथ ही नेपोलियन यूँ कहें तो राष्ट्रों का निर्माता हो गया या सम्राटों का निर्माता हो गया। इसके साथ उसने आगे जो राइन संघ है,
राइन संघ बनने से, क्योंकि ये जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था ऑस्ट्रिया, और जब राइन संघ अलग से अपना बना तो उसका सबसे ज़्यादा नाराज जो हुआ वह था पर्शिया। तो पर्शिया नाराज हुआ। अंततः पर्शिया और फ्रांस के बीच संघर्ष हुआ, और इसमें जेना और ओरेस्टेंड के युद्ध में फ्रांस ने या नेपोलियन ने पर्शिया को हरा दिया। और पर्शिया के हारने के बाद पर्शिया को एक संधि करनी पड़ी, और उस संधि से उसे स्थिति और कमज़ोर हो गई और नेपोलियन अपने शिखर की ओर बढ़ता जा रहा था। बाद में फ्रांस ने रूस को पराजित किया। उसने फ्रीडलैंड के युद्ध में रूस पराजित हुआ 1807 में, और फ्रीडलैंड के युद्ध में जब रूस पराजित हुआ तो रूस के साथ 1807 में टिलसिट की संधि करनी पड़ी रूस को, और टिलसिट की संधि हुई। और इसे टिलसिट की संधि से एक सबसे बड़ा जो परिणाम निकला या शर्त थी वो ये थी कि जो राइन संघ नेपोलियन ने बनाया था उस राइन संघ को मान्यता रूस ने उसे मान्यता दे दी। साथ ही रूस ने ये भी आश्वासन दिया कि वो इंग्लैंड के साथ किसी प्रकार की व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों को नहीं रखेगा, उसे समाप्त कर देगा। यानी व्यापारिक उनके साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखे, क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि इंग्लैंड के आर्थिक नुकसान पहुंचा जाए। ये नेपोलियन का देखें तो उसने देखो मिस्र को पराजित किया, ऑस्ट्रिया को पराजित किया, इसको पर्सा को पराजित किया, ठीक है ना, रूस रशिया को पराजित किया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो फ्रांस अब यूरोप में एक शक्ति बन गया नेपोलियन। अगर इंग्लैंड के बाद देखें तो इंग्लैंड को पराजित नहीं किया, तो ये नेपोलियन का एक चरमोत्कर्ष काल रहा। और उसके बाद नेपोलियन के पतन की शुरुआत होती है, क्योंकि अब नेपोलियन जब उसको सम्राट बना दिया गया तो नेपोलियन सम्राट बनने के साथ ही नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन किए। प्रशासनिक क्षेत्र में उसने नवीन सिद्धांतों का समावेश किया। उसने एक के बाद एक ऐसे सबको कानून के समक्ष समानता बराबरी का दर्जा पेश किया। उसने फ्रांस के अधीन क्षेत्रों में भी इसे लागू किया, जिन क्षेत्रों को उसने विजित कर लिया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो उसने न्यायिक व्यवस्था को सबके समक्ष समानता बड़ा व्यवहार किया गया। उसने नवीन जो आर्थिक क्षेत्र में सुधार किए, उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए। उसके संचार व्यवस्थाओं को, सड़क निर्माण को और मजबूत बनाया, संचार परिवहन के साथ। इस कारण उसकी जो लोकप्रियता है दिनों दिन बढ़ती चली गई। अगर उसे देखें तो प्रशासनिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसका आर्थिक क्षेत्र में उसने सुधार किए। उसने नमक है, शराब है, तंबाकू पर कर जो लगाया उसको अधिक बढ़ा दिया, और साथ ही उसने यातायात और व्यवस्था को सुचारू बनाया, और उसने कर वसूली के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। उसने साथ ही वहीं पर नहीं, एक उसके अधीनस्थ क्षेत्रों पर भी उसने लागू किया एक जैसी बाट टोल नाप व्यवस्था को लागू किया, जिससे उसका व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। साथ ही उसने पोप के साथ समझौता किया, और पोप के साथ जो समझौता था वह उसका एक महत्वपूर्ण समझौता रहा, जिसे कांकोर्दा के समझौते के नाम से जाना जाता है, जो 1801 में उसने सम्राट बनने से पूर्व किया था। तो उसमें चर्च को राज्य के नियंत्रण में ला दिया गया और इसे स्वीकार कर लिया पोप ने। बहुत बड़ी बात थी कि चर्च अब स्वतंत्र नहीं रहा, और पादरियों की नियुक्ति है सरकार के द्वारा की जानी तय हुई। मतलब करेगा तो पोप ही, लेकिन वह सरकार उसके लिए प्रोपोजल भेजेगी, तो सरकार का अधिकार हो गया एक तरह से चर्च पर। उसको वेतनभोगी, पादरियों को वेतनभोगी कर्मचारी बना दिया गया, और चर्च की आय को राज्य की आय स्वीकार कर ली गई। और इस प्रकार का अधिकार जब पोप ने स्वीकार कर लिया, निस्संदेह नेपोलियन की चर्च पर एक बहुत बड़ी विजय थी। दूसरी अगर बात कहें तो इसी क्रांति काल के अंदर चर्च के पास बहुत बड़ी ज़मीनें होती थी। उस क्रांति काल के दौरान मजदूरों ने, किसानों ने कहें तो उन ज़मीनों को हड़प लिया, तो वो ज़मीन अब चर्च की नहीं रही, अब वो किसानों को दे दी गई। इस बात को भी चर्च ने या पोप ने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने
जो भी पादरी है उन्होंने विद्रोह किया नेपोलियन के खिलाफ, जो जेलों में बंद थे, अगर वह संविधान के अनुसार शपथ ले लें कि उसके बनाए कानून के अनुसार वो जीवन निर्वाह करेंगे तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। उसने जो धर्म चर्च का जो प्रभाव था समाज में, उस प्रभाव को भी समाप्त कर दिया गया। मजहब को उसने आंतरिक रूप से अनिवार्य रूप से जो प्रभाव था उसका समाप्त कर दिया गया। मजहब को जो उसका जनता पर छोड़ दिया गया और प्रोटेस्टेंट के स्थान पर उन्होंने कहा कि कैथोलिक जो मजहब था, तो उसने मजहब को भी कैथोलिक मजहब को मान्यता दी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो नेपोलियन ने चर्च पर एक बहुत धर्म को उसने एक बड़ी यूँ कहें कि शक्ति के रूप में काम में लिया। अपनी योग्यता के अनुसार उसने चर्च के साथ इस प्रकार के समझौते किए कि चर्च भी खुश रहा और उसने अपने आप के जो कार्य थे उसको भी सिद्ध कर दिया, ताकि वह धर्म का भी कोप का भाजन नहीं बना और जनता अपने जो उसे कार्य करने थे वह उसने कर दिए। इसलिए उसने स्वयं ने नेपोलियन ने स्वीकार किया कि उसने धर्म को प्रशासनिक राजनीतिक रूप में काम में प्रयोग में लिया है। इसलिए वह स्वयं कहता था कि जब मैं मिस्र जाता हूँ तो मैं मुस्लिम हो जाता हूँ और फ्रांस में आता हूँ तो मैं ईसाई बन जाता हूँ। तो धर्म का उसने राजनीति में इस प्रकार से अस्त्र के रूप में प्रयोग किया कि उसके बाद भी ये व्यवस्था इस प्रकार से चली कि फ्रांस में जो चर्च है वो राज्य के अधीन हो गए। फिर नेपोलियन के शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, विभिन्न सुधार किए, क्योंकि जब उसने धर्म को मजहब को अनिवार्यता से समाप्त कर दी तो उसने शिक्षा के क्षेत्र में देखा कि नवीन सुधार ये किए, क्योंकि उसे पता था कि क्रांति जो फ्रांस में क्रांति हुई, उस फ्रांस की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण था बौद्धिक वर्ग। इसलिए उस बौद्धिक वर्ग को नियंत्रण करना बहुत जरूरी था। इसलिए उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन किए। मजहबी शिक्षा को समाप्त कर दिया गया। उसने शिक्षा को इस प्रकार से बनाया जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा है, अनुशासन है, पारिवारिक अनुशासन है, देशभक्ति है, त्याग है, बलिदान है। नेपोलियन के अपने कार्य हैं, उन कार्यों को शिक्षा में नीति में लागू किया। नेपोलियन की जो विजय है, उनके अभियान है, उसको उसके अंदर इस प्रकार से पढ़ाया गया कि लोग नेपोलियन की शिक्षा कार्यों को और नेपोलियन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समझने लगे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो उसने शिक्षा को सामान्यतः जो स्तर होता है प्राथमिक है, माध्यमिक है और विश्वविद्यालय शिक्षा के आधार पर उसने नए विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र भी खोले शिक्षकों के लिए भी। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय शिक्षा को महत्व दिया और साथ ही उसने इस प्रकार के मजहब को अलग कर दिया गया, जो एक बहुत बड़ी बात थी, और अपने कार्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। फिर नेपोलियन ने जैसे ही शासक बनते ही उसने अपने कानूनों की एक संहिता तैयार करवाई, कानूनों को क्रमबद्ध किया, लिपिबद्ध किया और सबको समानता भरा व्यवहार करने के लिए उसने इस प्रकार की व्यवस्था की। और उसने स्वयं कहता था कि अगर आपको मेरे बारे में कुछ श्रेष्ठता देखनी है, मेरे कार्यों का, मेरे किए गए जो युद्ध हैं, तो मेरे जीवन काल में मैंने क्या किया, अगर आपको पढ़ना है या समझना है तो मेरे युद्धों को नहीं बल्कि मेरी विधि संहिता का अध्ययन कीजिए। तो विधि संहिता के कारण ही नेपोलियन महान सम्राट बन गया। तो उसने सबसे पहले एक जनता के अनुकूल उसने विधि संहिता निर्माण की, जिसमें उसने समानता है, मजहब है, सहिष्णुता का नियम है, नैतिकता है, संयुक्त परिवार है, देशभक्ति है, संपत्ति के अधिकार हैं, जैसे कार्यों को उसने लागू किया। साथ ही उसने पादरी वर्ग के प्रभाव को कम करने के लिए उसने सिविल मैरिज एक्ट भी पारित किया। अब विवाह के लिए भी उसे चर्च पर नहीं बल्कि एक सिविल मैरिज जनता पर सौंप दिया गया। नेपोलियन ने संयुक्त परिवार प्रथा को महत्व दिया, जो परिवार का मुख्य पिता को बताया गया, उसी के अधीन परिवार के सदस्य और उस पिता के बताए कार्यों के अनुसार ही उन्हें चलना और संपत्ति का सारा अधिकार है संयुक्त परिवार के मुखिया को सौंप दिया गया। कानून के शासन कानून में उसे और योग्यता को स्थान दिया। योग्यता के आधार पर उसने समानता स्वतंत्रता के भाव लागू किए गए। साथ ही उसने जो उसकी आलोचना जो होती है मुख्यतः वो इसलिए होती है क्योंकि उसने मजदूरों के स्थान पर
मिल मालिकों को, व्यापारिक वाणिज्यवादी जो व्यक्ति थे, धनी लोग थे, उनका उन्होंने सहयोग प्राप्त किया, या यूँ कहें उनका उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ। इसलिए उन्हें रियायतें भी दी। मजदूरों पर उसने कठोरतापूर्ण नियम लागू किए। वे मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते थे, वो आंदोलन नहीं कर सकते, संगठन नहीं बना सकते थे। ये निसंदेह नेपोलियन ने ऐसा करके जो समानता और स्वतंत्रता की जो बात कही, वो उसके विरुद्ध खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो नेपोलियन ने मजदूर संघों को रोक लगाकर मजदूर मालिकों का जो साथ दिया, निसंदेह उसने गलत किया। फिर भी देख सकते हैं उसे दूसरा जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है, या उसे साथ ही उसने इंग्लैंड को पराजित करने के लिए उसने महाद्वीपीय व्यवस्था प्रारंभ की। महाद्वीप व्यवस्था उसके जीवन काल की एक दुखद घटना रही, जिसके कारण उसका पतन हुआ। महाद्वीप व्यवस्था से उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई, क्योंकि दूसरे देश उसके अधीन नहीं रहे। और रूस व परसा है, उन्होंने इंग्लैंड के साथ पुनः व्यापार शुरू कर दिए, और महाद्वीप व्यवस्था उसके पतन का एक कारण भी बनी। साथ ही उसने स्पेन के साथ जो अराधिकृत, स्पेन उसका नेपोलियन का या फ्रांस का हमेशा साथ देने वाला साथी रहा है, लेकिन नेपोलियन ने स्पेन के साथ जो व्यवहार किया, निसंदेह उससे संदेह उत्पन्न कर दिया स्पेन के लिए। स्पेन हमेशा नेपोलियन का सहयोगी रहा है। फ्रांस की जनता ने नेपोलियन को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, राजतंत्र समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की, लेकिन नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र का अंत करके निस्संदेह बहुत गलत कार्य किया। उसने सबसे पहले अपने परिवारजनों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, और स्पेन के सम्राट को हटाकर उसने अपने भाई को, जोसेफ बोनापार्ट को, स्पेन का सम्राट बनाना बहुत बड़ी भूल थी। इसने स्पेन में राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीयता के भाव भर दिए, और स्पेन जो हमेशा उसका मित्र रहा, वह उसका दुश्मन बन गया, शत्रु बन गया। और यहीं से राष्ट्रीयता का भाव, स्पेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि उसने नेपोलियन का, फ्रांस का विरोध किया, और इस विरोध स्वरूप जो फ्रांस के विरोधी थे, सभी देशों ने उसका साथ दिया, चाहे वह रूस हो, चाहे मिस्र हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे परसा हो, इंग्लैंड हो। इस प्रकार से स्पेन, एक छोटे से देश ने एक बहुत बड़े शक्तिशाली नेपोलियन को के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी, और नेपोलियन स्वयं ने स्वीकार किया कि स्पेन के नाशूर ने उसे बर्बाद कर दिया। और अंततः अगर हम देखें नेपोलियन की स्थिति को, तो नेपोलियन को इस फ्रांस के साथ ही, इस स्पेन के साथ ही जो सबसे बड़ा उसको नुकसान हुआ, वह नुकसान था रूस के साथ। रूस के साथ उसने जो मास्को अभियान किया, मास्को अभियान उसका बहुत असफल अभियान रहा। वह बहुत बड़ी सेना लेकर निकला, और उस बर्फबारी वाली शीत ऋतु के कारण उसकी बहुत बड़ी सेना का बहुत बड़ा भाग, 5 लाख की सेना लेकर निकला, और उसकी बहुत बड़ा भाग मौत की शिकार हो गई, उस ठंड को नहीं झेल पाए। और मास्को अभियान असफल होने के साथ ही नेपोलियन का पतन पूरी तरह शुरू हो जाता है। और फिर लिप्जिंग के युद्ध में 1813 में स्वीडन है, स्पेन है, पर्शिया है, ऑस्ट्रिया है, रूस है, इन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। और 1813 में नेपोलियन की अंतिम विजय ऑस्ट्रिया के खिलाफ रही। उसके बाद मित्र राष्ट्रों ने मिलकर 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच लिप्जिंग के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया, और नेपोलियन को 1 मार्च 1814 को युद्ध जारी रखने और शत्रु के खात्मे करने के लिए कोशिश की, लेकिन अंततः फ्रांस से नेपोलियन पराजित हुआ, यूँ कहें तो, इन मित्र राष्ट्रों से, और उन्हें बंदी बनाकर, यूँ कहें, नेपोलियन को एक समझौता करना पड़ा। और समझौते के साथ उसे यूँ कहें तो एल्बा द्वीप भेज दिया गया, और एल्बा द्वीप का उसे राजा बना दिया गया, लेकिन वहाँ पेंशन भोगी बना दिया। लेकिन वह भी वहाँ नहीं रहा, क्योंकि वह वापस फ्रांस को जीतना चाहता था। इसी रूप में उसने पुनः
फ्रांस पर अधिकार करने के लिए पेरिस पहुंच गया, लेकिन अब उसने पेरिस में शांति व्यवस्था का आश्वासन दिया मित्र राष्ट्रों को कि, लेकिन वो नहीं माने और अंततः 15 जुलाई को उन्हें बंदी बन 18 जून 1815 को नेपोलियन को बंदी बना के पुनः कैद करके सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया और वहीं उसकी 1821 में उसकी मृत्यु हो गई और इस संघर्ष में नेपोलियन का अंत हुआ। अंतिम समय कैद में बीते सेंट हेलेना के द्वीप पर और अंततः उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद यानी 20 वर्ष बाद उसे उसके अवशेषों फ्रांस लाया गया, पेरिस में लाकर दफनाया गया। ये नेपोलियन की कहानी है।